स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने बातें कर रहे थे उसी कड़ी के अंदर पुनः बात करते हैं, यानी कि अपने बात कर रहे थे कि इसके अंदर पंजाब हाई कोर्ट की जो भी वैकेंसी आई है चौकीदार की, उसके उसी कड़ी को लेकर अपने बात कर रहे थे। उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः वापस लौट के आ चुके हैं। उसी कंटिन्यू क्लास के अंदर स्टैटिक जीके की क्लास का बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत जल्दी। तो तैयारी अपनी पूरी रखना। और मैंने पूरा बहुत अच्छा आपको पॉलिटी भी करवाया, ज्योग्राफी भी करवाया और हिस्ट्री पूरा का पूरा निकाल दिया। अब स्टैटिक की बारी है MCQ से, तो जुड़े रहे करो क्लास के अंदर और पूरी क्लास को कंटिन्यूटी से लिया भी करो। आपके मन बहुत फ़ायदेमंद, बहुत मेहनत से लाई जाती है क्लास। और जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़े, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो, है ना। इतने तो काम कर दिया करो। 1 मिनट रुक जाओ, बस एक जस्ट मिनट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इतना सो देखो काम कर दिया करो आप ना। ये थोड़ी सी वाइट ज़्यादा हुई पड़ी है तो मैं इसको थोड़ा सा कंस्ट्रेशन कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर, जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़े चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। इतना सा काम नैतिक कर्तव्य भी पूरा करना अपना और सहयोग बनाए रखना पूरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1895 में, 1865 में और 1890 के अंदर। तो कांग्रेस की स्थापना, अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 के अंदर। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर। इसके कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर में हुआ करते थे। 1896 के अधिवेशन में सबसे पहले क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गीत। उसके बाद 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान 1936 के फैजपुर महाराष्ट्र के अधिवेशन में कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। सिंपल से इतनी सी बात। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर। यह कांग्रेस वो नहीं थी जो आज की तरह काम करती है। यह कांग्रेस वो नहीं थी जो आज की तरह काम करती है, यानी कि आज की जो कांग्रेस है वो तो अपने चुनाव प्रचार में लगी रहती है, अपनी खुद की मसूरियां करती है। लेकिन यह वो कांग्रेस नहीं थी। यह वो कांग्रेस थी जिसका मकसद था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। यह वो कांग्रेस थी जिसका मकसद था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। उसी कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर की गई थी। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से युगों में सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऐतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक काल की, उत्तर ऐतिहासिक काल की, आधे ऐतिहासिक काल की? सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता पड़ती है? सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूं। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता है? आधे ऐतिहासिक सभ्यता है। मतलब आधे ऐतिहासिक का मतलब जिसमें लिखाई पढ़ाई का ज्ञान तो था, लिखा भी जाता था, लिखा भी जाता था, लिखाई पढ़ाई का ज्ञान भी था,
लेकिन उसको वर्तमान में पढ़ा नहीं गया, वह आधा ऐतिहासिक में आती है। कुछ लिखा हुआ मिलता है लेकिन वर्तमान में आज तक उसको पढ़ा नहीं गया, वो आधे ऐतिहासिक में रखी जाती है। तो ये सिंधु सभ्यता की बात करें तो कौन सी इतिहास में थी? आधे ऐतिहासिक तक थी, आधे ऐतिहासिक काल में। इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे चले, डी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? मूल अधिकारों का वर्णन सबसे पहली बात तो मूल अधिकार लिए कहां से गए थे? पहली बात, मूल अधिकार लिए कहां से गए थे? मूल अधिकार यूएसए से लिए गए थे। भारत के संविधान नंबर भाग संविधान के अध्याय 3 में है। अनुच्छेद की बात करता हूं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर भाग नंबर 12 में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। भाग 12 अनुच्छेद कौन से में? 300 क में रख दिया गया। कौन से को? तो कौन से को कह सकते हैं? मौलिक अधिकार का जो 6 नंबर था, मतलब संपत्ति का अधिकार था। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। नाम भी सुन लेना। समानता का अधिकार, जो कि 12 से लेकर 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 व 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 व 30, संवैधानिक विचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में पड़ता है। ये अपने वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार थे। तो पहले थे वो था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 है। तो कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में पड़ते हैं। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में पड़ते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफ्लिसिया, कैक्टस, रजनीगंधा। आपके ऑप्शन में चेक करता हूँ, आपके आंसर चेक करता हूँ मैं। हाँ, जल्दी आंसर दो भैया, आंसर दो। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? हाँ, कईयों के ठीक आ रहे हैं। आंसर दो, साथ में आंसर देता रहा करो। कमल, रेफ्लिसिया, कैक्टस या फिर रजनीगंधा? तो सबसे बड़ा फूल है रेफ्लिसिया। संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो कौन सा है? रेफ्लिसिया पर संसार का सबसे बड़ा फूल पड़ता है। कईयों के आंसर ठीक है, कईयों का नहीं है। रेफ्लिसिया संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा पड़ता है? रेफ्लिसिया। स्टैटिक में पर्सन ये कवर हो रहे हैं अपने, स्टैटिक यहाँ से पढ़ते रहा करिए, स्टैटिक यहाँ से कवर हो जाएगा आपका रेफ्लिसिया। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है?
दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है दिल्ली के? तो 4। हाँ, ऑप्शन सुन, पहले ऑप्शन देख लेता हूँ आपके। आंसर दो भैया। हाँ, आने दो आंसर आने दो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भैया। जो भी नए जुड़े वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हाँ, कईयों के ठीक है तो सुनना, कईयों के ठीक आ रहे हैं, कईयों के नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण, मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा, मोहम्मद गौरी। त्राइन के 2 युद्ध करता है 1191 और 1192 में। त्राइन के दोनों युद्धों में जब इसके साथ में था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके साथ था, ये इसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी तो 1192 में युद्ध करने के पश्चात वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली का जो सारा सिस्टम था किसको संभाला के चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम को संभाला के चला जाता है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है अपनी उदारता के कारण, लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण कौन सा बख्श कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। कौन सा बख्श? लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ने मीनार बनाई थी, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन पूरा तो इल्तुतमिश ने करवाया था। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसलिए अपनी उदारता का लाख बख्श कौन सा कहलाता है? तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ए नंबर बिल्कुल सही होगा इसका। दिल्ली पे 5 वंश हुए थे, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। एक तो कौन सा हुआ था? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। सबसे पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, 5 वंश हुए थे। इसी गुलाम वंश का जो सबसे पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन किसके द्वारा किया जाता है या फिर कौन करता है? राष्ट्रीय आय का संकलन भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का क्या किया जाता है? संकलन किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है। यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? किस कारण से वो अंधेरे में उड़ सकते हैं चमगादड़? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर प्रभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की क्रोध उत्पन्न करते हैं, वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। अब आपसे देखता हूं मैं आपके किसके ऑप्शन सही है, किसका आंसर मिलेगा मेरे को। आंसर देना भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों आंसर जो ऑप्शन है उनका आंसर देना। आंसर जरूर देना अपना। गलत हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आंसर जरूर देना, आंसर जरूर देना, आंसर जरूर देना। सही है, सही है, सही है। आने दो। तो चमगादड़, जिससे अपने क्या चमचेड़ बोलते हैं, शाम को उड़ती होगी। चमगादड़ को जिसको अपने चमचेड़ कहा जाता है, वो अंधेरे में रात को क्यों उड़ सकती है? क्योंकि ये मान के चलना दीवार है कुछ, ये दीवार है, ये चमगादड़ आ रही है इस प्रकार। चमगादड़ आ रही है, फिर यहां पे आई, उसको दिखता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये ध्वनि छोड़ती है, यानी कि प्रसरव्य ध्वनि छोड़ती है।
उससे टकरा कर अगर उसके पास वापस आ गई, जितनी दूरी में वो टकरा के जितनी जल्दी वापस आती है उसको लगता है सामने कुछ है, फिर छोड़ती है, हमेशा छोड़ती रहती है, टकरा के वापस आती है, उसको लगता है भी कहीं से टकराई है वापस, यानी आगे कुछ है। तो इसी पराश्रव्य ध्वनि के उत्पन्न तरंगें उत्पन्न करती है। वे पराश्रव्य ध्वनि के कारण रात को उड़ सकती है, अंधेरे में भी उड़ सकती है पराश्रव्य ध्वनि के कारण। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये ध्वनि छोड़ती है। जैसे अपने मैं बोलता हूँ तो मैं बोलने से आवाज़ कैमरे से टकराई वापस आ गई, आपसे टकराई वापस, मेरे को लगा आगे कुछ है, आगे मत जाना। उसी प्रकार यही भी रात को ऐसे ही उड़ती है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत का संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? भारत का संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? तो जो सारी की सारी संघीय व्यवस्था ली जाती है, संघीय व्यवस्था यानी कि संघ में संविधान कैसे बनेगा, सारी की सारी संघीय व्यवस्था भी संघ के अंदर संविधान कैसे बनेगा, ये सारी संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी संघीय व्यवस्था सारी की सारी। और संसदीय प्रणाली जो भी थी, संसदीय प्रणाली भी कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। लेकिन मैं दूसरा इंपॉर्टेंट बात करूं तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? यूएसए। नीति निर्देशक बताओ। भाग 4 आयरलैंड से। ये आयरलैंड से लिए गए थे। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग था, राष्ट्रपति को पद से हटाना जाना, ये भी यूएसए से लिया गया था। और भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी भी किसके अनुसार संविधान का संशोधन हो सकता है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। इसका संघीय व्यवस्था के लिए, संघीय व्यवस्था का जो सारा सिस्टम था वो कहाँ से ग्रहण किया गया था? 1 नंबर ऑप्शन, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो इसका यूके, यानी कि सिंपल सा यूके का मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की बजाय हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की बजाय हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह 4 ऑप्शन आपके सामने, हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अद्राह है मतलब जल नहीं सकती, दहन नहीं हो सकता, अधिक स्थायी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की बजाय हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, क्योंकि यह अधिक स्थायी होती है, क्योंकि यह अधिक स्थायी गैस होती है, अधिक स्थायित्व होता है इसके अंदर, हल्की होती है, अधिक स्थायी गैस कही जाती है, अधिक स्थायी। हाइड्रोजन भी हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे बम की तरह जलती है, बम की तरह, यानी कि बहुत झटके से, बहुत फराटे से विस्फोट करती है। हाइड्रोजन अधिक स्थायी होती है। ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रचुर गैस कौन सी है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रचुर गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रचुर गैस कौन सी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, एसिटिलीन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। एसिटिलीन, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देख रहा हूं आपके आंसर, देखता हूं मैं। जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, कईयों के जवाब सही आ रहे हैं,
फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस होती है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस होती है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस होती है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? यानी कि जो पुलित्जर पुरस्कार है, जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो कौन से सेक्टर में दिया जाता है? पुलित्जर। कौन से सेक्टर में दिया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पुलित्जर पुरस्कार कौन से सेक्टर में दिया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन से सेक्टर में दिया जाता है बता सकते हो आप? पुलित्जर पुरस्कार कौन से सेक्टर में है? हाँ जी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। पुलित्जर पुरस्कार कब दिया, क्यों, किस में दिया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे चले। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ पर्यटक स्थल है। का निर्माण किसने किया था? विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में महाराणा प्रताप ने, कुंभा ने, रतन ने या फिर संग्राम सिंह ने? तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनवाया था वो राणा सांगा ने बनवाया, राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने बनवाया था। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, राणा कुंभा। चित्तौड़ में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला पड़ता है। चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनवाया था वो किसने बनवाया था? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा इस प्रकार, मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर है, द्वीपों की काउंट करता हूं तो 1416, और दोनों को जोड़ता हूं तो 7516, यानी कि लगभग 7500 किलोमीटर पड़ती है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर है। कितने राज्यों से टच करती है? 9 राज्यों से टच करती है। सर्वाधिक तो किसके साथ? गुजरात के साथ लगती है तटरेखा, और सबसे कम तो गोवा के साथ लगती है। सर्वाधिक गुजरात और सबसे कम तो किसके साथ? गोवा के साथ लगती है। ठीक है, आज तक इतने ही प्रश्न थे, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।